लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाता है, लोग इन चीजों को फॉलो करने लगते हैं, और ये चीज बताने के लिए पूछना किसको पड़ेगा? ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस के साथ साथ क्षत्रिय की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लैंड छीनने के लिए लोग आ रहे हैं तो आर्मी चाहिए। लैंड की इंपॉर्टेंस तभी है जब लैंड की जो चीजें उग रही हैं उसको बेच के पैसा कमाया जाए, तो वैश्य की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। वरना जमीन की कोई यूज ही नहीं है, क्या करोगे अगर आप उसको बेच नहीं पाओगे तो? जमीन की जो आउटपुट है, एक ही इंसान की वैल्यू नहीं है जिसका कोई काम नहीं है, शूद्र, धीरे धीरे उसकी वैल्यू जा रही है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय भी इंपॉर्टेंट है, जमीन को बचा रहा है, वैश्य भी इंपॉर्टेंट है, जमीन की जो उत्पादन है, जो चीज है उसको बेच के पैसा ला रहा है। लेकिन जो बेचारा शूद्र है वो कुछ नहीं कर रहा, कोई काम नहीं उसके पास इंपॉर्टेंट, तो उसको कह दिया तुम इन तीनों की हेल्प करो, जो ये बोले चुपचाप वो करते रहो। टाइम के साथ साथ ये वर्ण सिस्टम जो कि काम के बेस पे डिवाइडेड था, ये आपको कास्ट बेस्ड बनता हुआ दिखता है और हेरिडिटरी बनता हुआ दिखता है कि ब्राह्मण अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, चाहे वो कर्ण क्यों ना हो। आपने इसको एपिक में, महाभारत के अंदर देखा है। धीरे धीरे आपने देखा लोगों की वॉर होने लगती है, लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होने की वजह से मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में पोजीशन की, प्यार की प्रॉब्लम। क्षत्रिय बोलते हैं हम नंबर 1 पे होंगे, ब्राह्मण बोलते हैं नहीं बेटा हम नंबर 1 पे हमेशा से, तो नंबर 1 तो नंबर 1 ही रहेगा। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसका आपको एग्जाम्पल परशुराम, भगवान परशुराम की लाइफ से देखने को मिलता है। उन्होंने बोला कि मैं सारे क्षत्रियो को काट दूंगा, जहां मिलेगा क्षत्रिय उसको मार दूंगा। ब्राह्मण थे वो, और क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण्स का एक नेगेटिव इंपैक्ट, दोनों के आपस की लड़ाई हमें भगवान परशुराम में दिखती है, जिनको कि विष्णु जी का अवतार बताया गया है। उसी का सोल्यूशन हमें राम, श्री राम की लाइफ में दिखता है, जहां क्षत्रिय वशिष्ठ के कहने पे चलते थे, राम जो धर्म के कहने पे चलते थे। हमने देखा धर्म, सारे ऋषि ने धर्म शास्त्र लिखे, बहुत सारे वेद लिखे, वेदांग लिखे, वेदांत लिखे, हर कोई हमेशा लड़ाई के बीच में चल रहा था। जब क्षत्रिय वेद के अगेंस्ट कुछ बोलते थे, कोई डॉक्यूमेंट लिखते थे, तो ब्राह्मण वेद के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट लिखते थे। हमेशा वेद को बचाने के लिए वेद के लिए एक डॉक्यूमेंट लिखे गए, वेद आंग लिखे गए। वेदांग में हमने बहुत सारी साइंटिफिक चीजें आती हुई देखी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, बहुत सारी हमें साइंटिफिक चीजें जो वेद को बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, वो आती हुई दिखी। लोगों के मन में लैंड के प्रति प्यार और ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए जनपद महाजनपद बनने लग गए। लोग एक दूसरे की जमीन छीनने लग गए, अपना किंगडम बढ़ाने लग गए, जनपद महाजनपद बनने लग गए। 16 महाजनपद आते हुए हमें दिखते हैं इस पीरियड में, लेटर वैदिक के पीरियड के अंदर। इन महाजनपद आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, इसमें एक महाजनपद सबसे बड़ा किंगडम बन के निकलता है, जिसको बोलते हैं मगध। मगध क्यों जीत जाता है सबसे? क्योंकि मगध इस एरिया में था, वो एरिया फर्टाइल था, रिसोर्स रिच था, आयरन रिच था। झारखंड की साइड वहां पे सारा हमेशा आज भी माइनिंग अच्छी होती है, आप जानते हो। और हाथी बहुत थे उनके पास, हाथी आपने देखा लॉन्ग टर्म में उनके पास हमेशा से ज्यादा रहे, इसलिए मगध आउट ऑफ द ऑल एक सिंगल किंगडम बन के निकलता है जो सबको जीत जाता है। मगध की स्टार्टिंग आपने देखी, ददानंद और भी किंगडम में पहले थे, बट ददानंद को हटा के चाणक्य के साथ ददानंद की प्रॉब्लम होती है। चाणक्य ददानंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक शूद्र थे उनको राजा बनाते हैं। अगेन हमने देखा शूद्र और ब्राह्मण के बीच का रिलेशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ यहाँ दिखा हमें, क्योंकि वो शूद्र को उठा के राजा बनाते हैं और जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट। आपने देखा मगध एम्पायर एक्सपेंड करता है और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य सेलेसियस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई की वजह से एंट्री कर जाता है। आपको मैंने बताया था अलेक्जेंडर पर्शिया जीतने के बाद इंडिया को टारगेट रख के इंडिया में एंटर करता है सिकंदर, उसको मिलता है पोरस, 7 फुट का एक राजा जो हाथी के ऊपर बैठ के हो गया था 50 फुट का, खुद ही 7 फुट का हाथी के ऊपर और बैठ गया, हो गया वो 20-30 फुट का। तो वो किसी को देख रहा था ऊपर से, लोग उसको देख ही नहीं पा रहे थे, उसने सबको पीट दिया। सिकंदर भी हिस्टोरिकली बोला जाता है कि उसने पोरस को छोड़ दिया, क्या बेटा तुम यहाँ पे राज करो, हम जा रहे वापस, बट हमारी बेइज्जती मत कराना, किसी को बताना मत, ऐसा हुआ था। बट ऐसा हुआ था, पोरस ने उसको हरा दिया था, जो मुझे लगता है आप मतलब वही हुआ होगा। कोई सिकंदर किसी से हार के किसी को छोड़ के नहीं जा सकता जीतने के बाद, वो ऐसा राजा नहीं था, क्रूअल राजा था, अगर वो किसी को भी हराता था तो उसको वहीं निपटा देता था। बट यहाँ पे वो पोरस से हारा होगा, उसने पोरस से रिक्वेस्ट की होगी भाई साहब उस वाले रास्ते से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा तो लोग कहेंगे बेइज्जती हो गई, तुम कहाँ आ गए हार के, सिकंदर का बात किया, जो जीता वो सिकंदर हो ही नहीं सकता, फिर कहानी तो वही है ना, जो जीता वो सिकंदर, क्या तुम तो ऐसे ही आ गए? तो उसने कहा भाई साहब मैं उधर से चला जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहता ठीक है उधर से जाओ, 2-3 नदियां और जीत लेता है वहां पे, फिर उसकी आर्मी कहती है हम नहीं लड़ेंगे, अब हम थक गए, हमें घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है, होम सिक हो जाते हैं। तो उसकी आर्मी कहती है मम्मी की बहुत याद आ रही है, अब हमें घर जाना है। तो वो कहता है ठीक है घर चलते हैं, वो घर चला जाता है, फिर वो लड़ता ही नहीं है, ऐसा हिस्ट्री में लिखा है। तो ये इलॉजिकल लगता है कि आर्मी जो इतनी क्रूअल आर्मी है, जो इतना पूरा पूरा पर्शिया जीत चुकी है, वो कहेगी मुझे मम्मी की याद आ रही है, हमें घर जाना है, वो नॉनसेंस है। तो मतलब वो बेचारे उतना हो गया था।
बट एक चीज यहाँ पे समझ में आती है, सिकंदर एंटर नहीं कर पाता है ज्यादा एरियाज में, बट जिन जिन एरियाज में एंटर किया होता है वहां पे अपना एक बंदा गवर्नर सेलेसियस निकेटर अपॉइंट करके चला जाता है। सेलेसियस निकेटर मगध के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है, दोस्ती बनाता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है। उनकी बेटी आती है मगध में, मगध को हिला डालती है, चंद्रगुप्त को परेशान कर देती है। चंद्रगुप्त कहता है मैं जा रहा, छोड़ के सब कुछ भाग जाता है। वो कहता है मैं जा रहा साउथ और अब खाना भी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। मतलब इस लेवल पे वो परेशान हो जाता है। चाणक्य भी कहता है ये क्या चल रहा है, उसको उनको भी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो उनकी वाइफ कहती है तुम भी चुपचाप बैठो, मैं बाहर से आई हूँ, मैं फॉरेनर हूँ, मेरी एसेट देखो, मैं फॉरेनर हूँ, मेरी बात मानो, चुप रहो। चाणक्य भी कहते हैं क्या है, चाणक्य की भी नहीं चलती उनके आगे। तो चंद्रगुप्त कहता है जब चाणक्य की नहीं चल रही तो मैं क्यों चलाऊंगा, मैं भाग जाता हूँ। वो अपने दोस्तों को लेता है, किसको, भद्रबाहु को, और निकल जाता है वहां से। और साउथ में जाते हैं और उसके बाद वहां पे मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं जैनिज्म के साथ।